हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द राजेंद्र सम्राट एकेडमी। अभी तक तो हम एनसीईआरटी की वीडियोस ही सिर्फ बनाते थे बेटा। अब हम एक नया बुक को लेके चल रहे हैं, नए सब्जेक्ट्स को लेके चल रहे हैं जो एनआईओएस के हैं। ओपन से जो बच्चे 10th क्लास 9th 10th क्लास पढ़ते हैं उनकी भी वीडियोस अब हम लाएंगे। देख बेटा, तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हों जो एनआईओएस से पढ़ते हों उनको बता देना। ठीक, एनआईएस की अब हम वीडियो यहाँ पे लाने वाले हैं, एक एक करके लगभग सारे सब्जेक्ट की ही वीडियो लाएंगे। ठीक, इसमें शॉर्ट में हम समझाने की कोशिश करेंगे। आपको जो चैप्टर आपका है पूरा वो पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। चैप्टर 1 बाय 1 सारे चैप्टर की वीडियोस लाएंगे। ठीक है, तो आगे भी वीडियो आती रहेंगी। अभी हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं जियोग्राफी का जो चैप्टर आपका है। एसएसटी में जियोग्राफी जो है उसका चैप्टर आपका 9 चैप्टर है, भारत का भौतिक भूगोल। अब इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। देखते हैं जो भारत का भौतिक भूगोल होता है। भौतिक मतलब एक फिजिकल तौर पे कहा जाता है। फिजिकल मतलब जैसे ज़मीन, पहाड़, नदियाँ, झरने, मैदान और रेत, सूखा, कहीं दलदल है और तो कहीं मतलब एक भारत को अगर हम पूरा देखा जाए, जो भारत का जो नक्शा है बेटा, यहाँ से अगर हम पूरा देखें भारत का नक्शा आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, भारत का जो पूरा नक्शा है जो यहाँ पे अपना दिया गया है। ठीक, यहाँ से ठीक है ना, अगर एक देखे जाए तो इधर जो हमारा एरिया, यहाँ से आधा एरिया, यहाँ नमी बहुत ज़्यादा है, यहाँ बारिश भी होती है, यहाँ समुद्री कुछ, अब ये समुद्री तट जितने हैं, समुद्री तट के इधर के एरिए, जितने समुद्री तट के इधर के एरिए हैं इनको देखा जाए तो ये क्या है, नमी वाले एरिए हैं। ठीक है, अब वहीं अगर हम यहाँ से ऊपर का एरिया देखें, ठीक, यहाँ से लगभग ये पहाड़ी क्षेत्र हैं और यहाँ पे भी कहीं कहीं बीच बीच में पहाड़ियाँ हैं, लेकिन उसके बाद क्या है कि यहाँ पे पठार भी हैं। यहाँ राजस्थान में रेगिस्तान है, सूखा है, यहाँ मौसम अलग है। यहाँ इन क्षेत्रों में बारिश होती रहती है। ठीक, बारिश भी होती है। यहाँ पे ये जो मध्य क्षेत्र है यहाँ पे मौसम अलग है। पहाड़ी क्षेत्र में ठंडी है, वहीं यहाँ गर्मी है, यहाँ हमेशा मौसम आर्द्र रहता है, शुष्क रहता है। तो अलग अलग प्रकार से इसमें देखने को मिलता है। ठीक है ना बेटा, तो अब हम इसी के बारे में हम इसको पढ़ेंगे। तो चैप्टर से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। आइए, तो चैप्टर 9 है आपका, दिया गया है। आते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो इसका भौतिक स्वरूप दे रखा है भारत का, यहाँ दिया हुआ ना, भारत का जो भौतिक भूगोल है उसका अर्थ क्या है, इसके अर्थ के बारे में हम पढ़ेंगे। भारत एक विशाल देश है। भारत एक विशाल देश है। यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जो है ना, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर भारत विश्व का सबसे 7वां बड़ा देश है तो इस कंडीशन में आपको और भी देशों के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा सा, कि सबसे बड़ा देश कौन सा है और उससे छोटा कौन सा देश है और 6वें नंबर पे कौन सा देश है, जो भारत 7वें नंबर पे आता है। तो भारत अगर देखा जाए तो गिनती में 7वें नंबर पे देश है। पहले नंबर पे रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद ये पहले नंबर पे हो गया, ये दूसरे नंबर पे हो गया। तीसरे नंबर पे आता है यूएसए, जिसको आप जानते ही हो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक, उसके बाद चौथे नंबर पे आ गया हमारा चीन, ये 4th नंबर पे है चीन। 5th नंबर पे ब्राज़ील। ब्राज़ील 5वें नंबर पे है। 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हमारा 6th नंबर पे और 7वें नंबर पे अपना भारत आता है। ठीक, तो जैसा कि आपको अच्छे से याद हो गया होगा, नहीं तो फिर इसको अपनी नोट्स बुक में लिख लेना। ठीक है ना बेटा, तो आगे चलते हैं हम। उत्तर में जम्मू व कश्मीर राज्य से इसका विस्तार दक्षिण के तमिलनाडु। अब उत्तर में
उत्तर में मतलब ऊपर, ठीक है ना, ऊपर से जम्मू कश्मीर उत्तर में है, और दक्षिण में तमिलनाडु, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में गुजरात। जैसे कि अगर देखा जाए, आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से और यहाँ तक, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और यहाँ वेस्ट। जैसा अभी मैप बनाया था हमने, तो यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है कि उत्तर में जो ये पोर्शन है यहाँ पे क्या है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक, नॉर्थ में हो गया, और साउथ में बोला तमिलनाडु, ठीक है ना, देखो यहाँ पे दिखा हुआ है तमिलनाडु, और पश्चिम में यहाँ पे गुजरात, और पूर्व में आ गया हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक। तो इसको नोट कर लेना, ये ऐसे बना के आप समझ सकते हो, इससे आसान होगा। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ठीक। आते हैं हम आगे। हमारे यहाँ हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमालाएं तथा विश्व के बड़े मैदानी भागों में से एक उत्तरी मैदान है। जो भारत में जो विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला है वो हमारे यहाँ हिमालय में ही पाई जाती है, और उत्तरी मैदान भी क्या है, भारत में ही पाया जाता है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। भारत एक विशाल देश है और ये 7वें नंबर पे आता है। उत्तर में पश्चिम जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे ये उत्तर में जम्मू कश्मीर राज्य से इसका विस्तार दक्षिण के तमिलनाडु में, उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक है। हमारे यहाँ हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमालाएं पाई जाती हैं तथा विश्व के बड़े मैदानी भागों में से भी एक है, मैदान है उत्तर का जो हमारा मैदान है वो है। तो आते हैं, अब हमारे पास जो इतना तो हमें पता चल लिया, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कहाँ तक इसका विस्तार है। अब इसके बारे में हम स्थिति जानते हैं कि भारत आखिर, जो अगर हम ग्लोब में देखते हैं, वर्ल्ड विश्व के नक्शे में देखते हैं, तो भारत आखिर है कहाँ, ठीक है ना। अगर हम विश्व के नक्शे में, वर्ल्ड मैप में अगर हम भारत को देखें तो वो है कहाँ आखिर में। तो देखो एक एक लाइन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना। जैसे भारत के मुख्य भूभाग का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। भारत का जो भूभाग है उत्तर 37 डिग्री तक है, ठीक। वहीं भारत के मुख्य भूभाग का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में है, मतलब पूर्व साइड में भी है इसका विस्तार। उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक विस्तार जो इसका है 3200 किलोमीटर है, ठीक है। और पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है, जैसा कि आप इधर देख सकते हैं इसका विस्तार। अब जो यहाँ जो ये ऐसे है ना, नॉर्थ से साउथ तक, ठीक, और ईस्ट से वेस्ट तक, ये कह रहा है कि जो आपका इसमें है नॉर्थ से साउथ कितना है, साउथ तक, यहाँ तक इसकी दूरी कितनी हो गई, 3214 किलोमीटर, ठीक। और ये जो इसकी दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास है 2933 किलोमीटर, ठीक। आगे होगा समझ में, चलते हैं आगे। जब भारत विश्व का 7वां स्थान है ना, तो 7वें स्थान के साथ इसके पास जो विश्व की पूरे वर्ल्ड की जो ज़मीन है वो कितने % है, विश्व की कुल भूभाग 2.4% है, ठीक है ना। भारत का अगर पूरी ज़मीन का देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड के मिला के, जैसे कि अगर ये पूरी अर्थ है ना, अर्थ में जितनी ज़मीन है उसका टोटल हिस्सा कितने भारत के पास है, 2.4% है। आगे होगा समझ में, आगे चलते हैं। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्वी गोलार्ध में आता है। भारत जो पूरी तरह से है उत्तरी गोलार्ध और
पूर्वी गोलार्ध में आता है। अब जैसे इसको समझ लेते हैं, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में आता है कैसे। ये तो हमारा ग्लोब हो गया, ठीक, ग्लोब समझ लेना। और ये आधे आधे इसको बांट दिया गया, तो ये हो गया हमारा नॉर्थ और ये हो गया साउथ, ये हमारा वेस्ट हो गया और ये हमारा ईस्ट हो गया। इसको हम इधर से भी बांट देते हैं बराबर में। जो भारत है वो यहाँ पे कहीं स्थित है, ये यहाँ पे, ठीक है ना, ये हिस्सा है भारत जो हमारा, ये इस सिचुएशन में है। तो ये पहली बात तो आधा जो गोलार्ध हमने कहा ये इधर हो गया, नॉर्थ वाला ये हिस्सा हो गया, ठीक। और उसके बाद ये पूरब वाले हिस्से में है, ठीक, इधर वाले पे नहीं आ रहा, ये पश्चिम वाले में नहीं है, ना ही नीचे वाले में है, ये इधर से है, ठीक है ना, यहाँ से। तो आ गया होगा समझ में कि भारत इधर है, किस साइड स्थित है। अब आगे देखते हैं। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है, भारत के लगभग भूमध्य मध्य से गुजरती है। जो भारत के बीच से गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। अगर हम भारत का नक्शा देख लें तो भारत के नक्शे में ये क्या होती है, मध्य से गुजरती है उसके, भारत के एकदम। अगर हम एक थोड़ी देर के लिए अगर हम देखें, अगर ये हमारे पास ये भारत का नक्शा है, ये भारत का अगर नक्शा है, तो जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा ये यहाँ से इसके बीचों बीच से गुजर जाती है। बता के समझे, अब समझ में आ गया ना, कर्क रेखा, इसको हम कर्क रेखा कहते हैं। ये भारत के मध्य से गुजरती है। आगे चलते हैं अगली लाइन पे। भारत की मानक मध्याह्न 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर है। जो समय की मानक रेखा है ये 82 डिग्री 30 मिनट है, ठीक है। रेखा देश के लगभग मध्य से गुजरती है। भारत 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ये तो तुम्हें भी पता है कि अगर भारत की स्थिति ऐसी है जैसा कि ये भारत है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पानी से घिरा ही हुआ है, ठीक है, घिरा हुआ है। और अर्थात अरब सागर पश्चिम में है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी पूरब में है और हिंद महासागर दक्षिण में है। तो थोड़ा हम इसकी सिचुएशन देख लेते हैं, थोड़ा बता देते हैं आपको भी। और देखते हैं, इस साइड हो गया अरब सागर, इधर हो गया बंगाल की खाड़ी, ठीक। अब कह रहा है तो दक्षिण में इधर है, दक्षिण में कौन सा हो गया, हिंद महासागर, तो समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो चलते हैं, यही एक अकेला हिंद महासागर है जो कि किसी देश के नाम पे इसका नाम रखा गया है। हिंद महासागर ही ऐसा सागर है जो किसी देश के ऊपर इसका नाम रखा गया है। कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु है, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे। कन्याकुमारी जो भारत का है एकदम आखिरी अंतिम भू बिंदु है, मतलब जमीन का है, अक्षांश है। आगे चलते हैं। अब स्थिति का महत्व दे रखा है, उसके बाद आते हैं आगे हम नेक्स्ट पेज पे। स्थिति का महत्व दे रखा है कि अगर भारत की ऐसी स्थिति है तो इससे क्या महत्व है। क्षेत्र के आधार पर भारत संसार का 7वां बड़ा देश है। इसकी स्थल सीमा है 15,200 किलोमीटर तथा 6,100 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। भारत की जो समुद्री रेखा सीमा रेखा इतनी है, और समुद्री रेखा जो तट रेखा है जो पानी से जुड़ी हुई है, जहाँ पे समुद्र जुड़ा हुआ है, वो 6,100 किलोमीटर मतलब 6100 किलोमीटर है। अंडमान और निकोबार महत्वपूर्ण द्वीप समूह है। इसके पास जो अंडमान और निकोबार जो है ये द्वीप समूह हैं जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है तथा लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। एक बंगाल की खाड़ी और लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। भारत को 28 राज्यों और 7 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ये जैसे लिखा गया 7, लेकिन अभी भारत के पास कितने हो गए, 8,
जैसे कि यूनियन केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वो 8 हैं भारत के पास। ठीक, भारत की हिंद महासागर में स्थिति सामरिक महत्व की है। भारत की जो हिंद महासागर में है सामरिक महत्व की ज़्यादातर उनको महत्व मिलता है। इसका यूरोप और अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, पूर्वी एशिया और ओशनिया के बीच समुद्री मार्गों पर नियंत्रण है। तो इतना ज़्यादा इस पर कब्जा होने की वजह से ही इसका नाम देखो हिंद महासागर है, और ये इतना कब्जा इस पर रखता है। यूरोप और अफ्रीका, दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया और ओशनिया के बीच समुद्री मार्गों पर नियंत्रण है। समुद्र तथा जल सीमाओं के संदर्भ में भारत की स्थिति बहुत अच्छी है। अब भारत की जो समुद्री है और स्थल सीमा की, इसकी स्थिति बहुत अच्छी है। स्थल सीमा देखा आपने, स्थल सीमा कितनी है भारत के पास? 15,200 किलोमीटर। और समुद्री, अगर समुद्र लेवल में देखा जाए तो यहाँ पे देखो 6,100 किलोमीटर की है, और स्थल पे 15,200 किलोमीटर की है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हम आगे बताते हैं। ये नोट्स भी यहाँ से बना लेना, बहुत ईजी, शॉर्ट में ही दिया गया है आपको, यहाँ से पढ़ाया जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो भारत का जो विभाजन है, विभाजन किस हिसाब से दिया गया है उसके बारे में अब देख लेते हैं। भारत का भौतिक विभाजन, भारत का भौतिक विभाजन किन किन रूपों में हुआ उसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ से भारत का भौतिक विभाजन जो हो रखा है, देखो उत्तरी पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, रेगिस्तान, तटीय मैदान, द्वीपीय समूह। ठीक, तो जो उत्तरी पर्वत है, यहाँ पे देखो कौन कौन से पर्वत हैं। हिमालय पर्वत है, ट्रांस हिमालय है, पूर्वांचल हिमालय है। पूर्वांचल हिमालय में कौन कौन सी जुड़ी हुई हैं? मिश्मी, गारो खासी नाम सुना होगा, गारो की पहाड़ियाँ हैं, पटकोई हैं, मीजो पहाड़ियाँ हैं। और ट्रांस हिमालय में आता है जस्कर, लद्दाख और काराकोरम। और उसके बाद आता है हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिका। ये बहुत शॉर्ट में दिया गया है, ये आपको बताया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो और अच्छा नॉलेज होगा। वहीं आओ देखो जो दिया है, आगे देखते हैं। द्वीप समूह कितने हैं? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप समूह, ये 2 हैं द्वीप समूह। तटीय मैदान जो दे रखे हैं, पूर्वी तट, पश्चिमी तट दे रखा है। एक पूरब तट हो गया, एक पश्चिम तट हो गया। पश्चिम तट में कौन सा दे रखा है? यहाँ देखो नर्मदा, तापी, 2 नदियाँ यहाँ पे हैं इनके। और पूर्वी तट में किनके तट हैं? यहाँ देखो महानदी है, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदी, ये सारी नदियाँ इनके तट हैं। ठीक है ना, यहाँ देखो ये। ठीक, तो ऐसा मैप बना के आप लर्न कर लेना, ठीक है ना, ज़्यादा बेटर होगा। अगर इसको इस हिसाब से लर्न करोगे तो ज़्यादा अच्छे से लर्न हो जाएगा। आगे देखते हैं, कुछ रह गया? हाँ, यह उत्तर का मैदान देखो, उत्तरी मैदान सिंधु का मैदान, ये आपका सिंध नदी उसका मैदान है। गंगा का मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यही मैदान है। ये बड़ी बड़ी नदियां हैं जिनके किनारों पे मैदान, ये मैदान बनते कैसे हैं? जो इनके साथ मलबा बह के आता है ना, किनारों पे जमता जाता है, बीच में जमता जाता है, तो वही धीरे धीरे मैदान बन गया, जिसपे जनसंख्या बहुत ज़्यादा, जो गंगा के नदियों के किनारे ही उत्तर के ही मैदान में बहुत सबसे ज़्यादा जनसंख्या बसी पड़ी है। आगे चलते हम। अब यहाँ पे आता है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार पे एक नज़र देखते हैं। मध्य उच्च भूमि में कौन कौन सा आता है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर, ये मध्य में ही आते हैं ना भारत के। दक्कन का पठार, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। दक्कन के पठार में 2 घाट आते हैं, एक पूर्वी घाट और एक पश्चिमी घाट आता है। जल प्रवाह प्रणाली, जल प्रवाह प्रणाली कौन सी है? हिमालय जल है, हिमालय से जैसे बर्फ़ पिघल के जो आती है नदियों में, उसके प्रवाह से होती है। प्रवाह प्रणाली हो गई। 12मासी, जो 12 महीने नदी बहती रहती है, बर्फ़ से पिघलती रहती है, और वो 12 महीने जैसे। इसके बाद सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। उसके बाद आता है प्रायद्वीपीय जल प्रवाह प्रणाली, मौसमी नदी और महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब प्रायद्वीपीय नदियों में आती हैं। ठीक, आगे भी चैप्टर में हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो और एक्सप्लेन से पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। नदियों को साफ रखना यहाँ पे दिया गया है। जल जीवन का आधार है, जैसा कि जानते ही हो कि जल के बिना जीवन बहुत मुश्किल है। जल का 1% से भी कम मीठा ताज़ा पानी हम प्रयोग करते हैं। कह रहे जो हम कहते हैं ना मीठा पानी है पीने के लिए, पीने योग्य पानी सिर्फ 1% से भी कम ही हमें मिलता है। बाकी क्या है? बर्फ़ के फॉर्म में जमा हुआ है।
बारिश जब होती है तो वहीं जमा हो जाता है बर्फ़ के। जल का यह छोटा सा भाग प्रत्येक प्रकार के जीवन रूपों के लिए है, इसलिए यह प्रत्येक के लिए बहुमूल्य है। हमारे ताज़े मीठे पानी के स्रोत जैसे नदी, झील इत्यादि बढ़ते जल प्रदूषण के कारण कम होते जा रहे हैं। शहर नदियों के किनारे बसे हैं तथा उनमें अत्यधिक प्रदूषण हो रहा है। भारतीय नदी में लगभग 70% प्रदूषण हो गया है। जैसा कि मैंने बताया कि नदियों के किनारे ही लोग ज़्यादा बसे हुए थे, जिसकी वजह से अब जो नाले नालियाँ होती हैं, उनका घर का कूड़ा कचरा होता है, ये सब कहाँ जा रहे हैं? उसी नालियों में ही जाते हैं। नदियों में, नालियों से होकर नदियों में जा रहे हैं। उसको भी रोका जाए, यही इसीलिए गंगा परियोजना, यमुना परियोजना, यमुना देख सकते हो दिल्ली की कितनी गंदी हो रखी है। और गंगा में भी फैक्ट्रियों का पानी गया, जिसमें मछलियाँ मरने लगी। जैसा कि डॉल्फिन पाई जाती थी, गंगा डॉल्फिन वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण रखती थी एक, लेकिन वो भी अब कम पाई जा रही हैं। मल निकास के कारण जैविक, रासायनिक और औद्योगिक दूषित पदार्थ अत्यधिक मात्रा में नदियों व झीलों में डाले जा रहे हैं, जो जलीय जीवन को नष्ट कर रहा है, जैसा कि मैंने बताया भी, तथा स्वास्थ्य संकट पैदा कर रहा है। सरकार ने महत्वाकांक्षी गंगा नदी कार्य योजना GAP तथा राष्ट्रीय नदी संरक्षण, देखो सरकार ने जो चलाई थी परियोजना, इसको अंडरलाइन कर, गंगा नदी कार्य योजना GAP तथा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP को पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रारंभ किया था। इससे क्या है कि नदियों को स्वच्छ रखा जाए, फिल्टर किया जाए, पानी फिल्टर किया जाए, कूड़ा वूड़ा वहाँ से निकाला जाए, जिससे पानी शुद्ध रहे। तो इसी के साथ ये जो आपका चैप्टर है, 9वां चैप्टर भारत के भौतिक स्थिति, इसको हमने ख़त्म कर दिया है। ठीक है ना। तो अब ये चैप्टर आपका भारत का भौतिक भूगोल यहाँ से ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में 10 चैप्टर में मिलते हैं, जो हमारा अगला चैप्टर है। ठीक है, फिर उसमें हम मिलते हैं जलवायु पे फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं। सो ओके, बाय स्टूडेंट्स। और अपने जितने भी मतलब फ्रेंड्स हैं, जितने भी NIOS के बच्चे हैं, पढ़ते हैं, उनको भी आप शेयर कर सकते हो, उनको भी बता सकते हो। यहाँ से आप नोट्स अच्छे से बना सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए या फिर कुछ भी अगर आपको ऐसा डाउट होता है, तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हो, कमेंट करके उसे बता सकते हो। ओके, कमेंट में आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।